तो अब डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? नेक्स्ट डेफिनेशन है बेसिकली ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन। अब तक हमने दो डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। अगली डेफिनेशन जो यहाँ पे आ रही है वो है ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या है ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन में? इज दैट क्लियर? ये देखो, तो ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन के लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न। ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जिसके अगेंस्ट में केस फाइल करना है, कंज्यूमर को केस फाइल करना है, तो कंज्यूमर को केस फाइल करना होगा किसी सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स सेलर के अगेंस्ट में। इज दैट क्लियर? तो केस किसके अगेंस्ट फाइल करना होगा यही मैं आपको बता रहा हूं कि उसको फाइल करना होगा केस गुड्स का जो सेलर है उसके अगेंस्ट में या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट में। तो दोनों में से किसी के अगेंस्ट में भी केस फाइल करना है। तो इसके लिए हमें पता लगाना होता है कि कौन से राइट तो वो कहाँ केस फाइल कर सकता है। हमें इसके लिए बेसिकली जुरिसडिक्शन पता लगाना होता है। जुरिसडिक्शन, तो जुरिसडिक्शन का पता लगाने के लिए जिस कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जाता है, जिस कंपनी के अगेंस्ट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है। हम क्या देखते हैं? उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है। ब्रांच ऑफिस हम इसलिए देखते हैं तो क्योंकि हम ब्रांच ऑफिस वाली जगह पर भी क्या कर सकते हैं, हम उसको पार्टी बना सकते हैं। इस पूरी डेफिनेशन का जो यूज़ है, ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन का यूज़, वो बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है जब हमें डिसाइड करना होता है कि केस कहाँ फाइल किया जाए, क्योंकि आगे ये वर्ड आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना तब ये वर्ड आएगा, इसलिए मैं आपको ब्रांच ऑफिस बता रहा हूँ। तो देखो, अब आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका कि कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका कॉर्पोरेट ऑफिस मान लो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। कुछ के तो कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया में उनका कोई ना कोई हेड ऑफिस तो होता होगा, फिर उनके ब्रांच ऑफिस भी होते हैं, राइट। तो इसलिए यहां पे जरूरी है एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क। सो एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क described as a branch by the establishment. Is that clear? ये है डेफिनेशन का पहला पार्ट। एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जिस एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में कंज्यूमर को केस फाइल करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है अपनी। केस से यहां मतलब होगा कंप्लेंट, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। एनी एस्टैब्लिशमेंट carrying on either the same or substantially the same. Is that clear? Or any establishment carrying on either the same or substantially the same activity. ये वो एक्टिविटी है जो उसका कॉर्पोरेट ऑफिस भी कर रहा हो। कैरिड ऑन सेम एक्टिविटी, कैरिड ऑन बाय द हेड ऑफिस। कौन कर रहा है इसको फॉलो? हेड ऑफिस फॉलो कर रहा है। हेड ऑफिस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इज दैट क्लियर? तो हम ये देखते हैं ना कि सब्सटेंशियली वो सेम एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो उसका क्या है, वो उसका ब्रांच ऑफिस है। अब ब्रांच ऑफिस तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है वैसे इसको। दिस इज ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ब्रांच ऑफिस, ठीक है, आप सब लोगों को पता है।
राइट। अब ब्रांच ऑफिस देखो किस किस के होते हैं, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि एफएमसीजी जो कंपनीज है, फार्म एफएमसीजी जो कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज के आपने कभी ऐसे अलग अलग ऑफिस देखे हैं? HUL देखा है आपने? HUL का अलग अलग जगह पर ऑफिस होता है। ये डिपेंड करता है किसका ब्रांच ऑफिस कितने होंगे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। आपने बैंक की बहुत सारी ब्रांच देखी होंगी, इंश्योरेंस कंपनीज के आपने ब्रांच ऑफिसेज देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग जो है वो बहुत कम होती है। तो जैसे कि कंपनीज बताऊँ आपको, मैं FMCG कंपनीज आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बोलूँ DTH जो कंपनीज हैं, डायरेक्ट टू होम। इन कंपनीज के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। इनके अलग से कोई ऐसे ब्रांच ऑफिस पर्टिकुलरली होते नहीं है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंक्स का एग्जांपल दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल दिया, इनके अलग अलग जगहों पर इनके अपने अपने क्या होते हैं, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? आगे चलूँ? ये देखो अगली डेफिनेशन किसकी आ रही है, ठीक है। तो हमने लेबोरेटरी देख लिया। ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है, एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द एस्टैब्लिशमेंट और any establishment carrying on either the same or substantially the same activity carried on by the head of the establishment, head office of the establishment। अगली जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी। ये सेंट्रल अथॉरिटी ये वही अथॉरिटी है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जिसको पहली बार स्टैब्लिश किया गया है। सो सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 10। इसमें बनी है सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इस सेंट्रल अथॉरिटी को बनाया गया है। तो इस सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे सेक्शन 10 में। लेकिन अगली जो डेफिनेशन आ रही है, ये डेफिनेशन देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो पहले एग्जाम में इस डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था, इस डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था। तो इस डेफिनेशन को अब ज़रूर डिस्कस करेंगे। और डेफिनेशन किसकी है? सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डेफिनेशन है। और डेफिनेशन किसकी है? कंप्लेनेंट की। कौन है? कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट ये वही कंप्लेनेंट है जो कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है। कौन है कंप्लेनेंट? ये वो कंप्लेनेंट है जो कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर, स्टेट कमीशन में जाकर या नेशनल कमीशन में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है, उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ये वाली। तो जब मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है तो इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले आ चुका है। पहले इस कंप्लेनेंट की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा 2019 वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से 2019 वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को समझ लो। कंप्लेनेंट का मतलब क्या है? कंप्लेनेंट मीन्स ए कंज्यूमर, फिर लिखा हुआ है देखो, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो क्या ऐसी कोई एसोसिएशन आपको ध्यान है? ऐसी कई एनजीओज हैं, ऐसी एक नहीं, ऐसी मल्टीपल एनजीओज हैं इंडिया में जो कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर राइट्स के लिए क्या करती हैं? कंप्लेंट फाइल करती हैं। क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर अवेयरनेस भी तो कितनी कम है, ठीक है ना। तो इंडिया में प्रॉब्लम यही तो है इंडिया में, कि इंडिया में जो अवेयरनेस का लेवल है वो बड़ा कम है। तो इसलिए ऐसी जो इलिटरेट लोग हैं, इज दैट क्लियर, जो इलिटरेट लोग हैं जो कि क्या नहीं करवा पा रहे, जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, कौन से लॉ में उनके राइट्स हैं, तो उनके बिहाफ पे जो कंज्यूमर एसोसिएशन से ही केस फाइल कर सकती हैं। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो कंप्लेंट फाइल कौन कौन कर सकता है? देखो हमने पहला पॉइंट देखा, एक कंज्यूमर जो बायर है वो खुद केस फाइल कर सकता है। फिर दूसरा हमने देखा कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन हो, रजिस्टर्ड हो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। फिर द सेंट्रल अथॉरिटी।
तो ये जो यहाँ पे मैंने बोला ना सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी बोल के बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही अथॉरिटी है जिसके बारे में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। सेंट्रल अथॉरिटी वही है जिसकी डेफिनेशन को हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में पढ़ा है। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 10। तो ये एक नया पॉइंट है, ये एक नया एडिशन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? सो दिस इज ए न्यू एडिशन। आगे बढ़ूं, फिर देखो, फिर आता है वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एक से ज़्यादा कंज्यूमर किसी एक कंपनी से ही परेशान है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस से परेशान है, तो वो मिलकर भी क्या कर सकते हैं, वो मिलकर भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनको एक ही प्रॉब्लम है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से। आपको पता होगा एक कंपनी आई थी, मोबाइल फ़ोन बनाने की एक कंपनी आई थी जिसका नाम था फ्रीडम, शायद फ्रीडम नाम था उस कंपनी का, जिसने कहा था कि कुछ 300 रुपये मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, 400 रुपये मोबाइल फ़ोन, राइट, ऐसा ही कुछ एक आया था, फ्रीडम 151 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक ऐसा फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा। एक कंपनी आई थी जिस कंपनी ने कहा था कि हम वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट मोबाइल फ़ोन अवेलेबल करवा देंगे। शायद आपने ये केस सुना होगा, फ्रीडम मोबाइल की केस स्टडी पढ़ना। और फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फ़ोन का सैम्पल भी दिखाया था, प्रोटोटाइप एक फ़ोन का दिखाया था कि ऐसा फ़ोन हम लोग लॉन्च करेंगे। और 2 ऑप्शन दिए थे कि अगर आप चाहो तो पहले एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप पहले बुकिंग करवा लो फ़ोन की और जब फ़ोन आ जाएगा तब आप पेमेंट कर सकते हो। तो हज़ारों लोगों ने, राइट, कुछ ही घंटों में, मतलब वेबसाइट क्रैश हो गई थी जब ये फ्रीडम कंपनी आई थी, फ्रीडम मोबाइल जब आया था, फ़ोन की बुकिंग करवा ली और बाद में कंपनी बंद हो गई, कंपनी के प्रमोटर्स भाग गए, पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो वही आपको बताऊँ ना, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। उसके बाद अगला पॉइंट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? उसका लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। अगर कंज्यूमर जो है वो माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन जो है वो भी क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑल्सो फाइल ए कंप्लेंट। आई मेरी बात समझ में? ये 7 जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, 7 पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बोल रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वैसे मेरी बार बार बोलने की आदत भी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि अच्छे से इस डेफिनेशन को याद कर लो। एंड देखो, ट्रस्ट मी, एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं जो डेफिनेशन पे बेस्ड होते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्लेनेंट का क्या मतलब है। तो ये आपके सामने है कि एक कंज्यूमर और एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। फिर मैंने आपको बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, डेथ के केस में लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो पढ़ ली हमने, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको केस लॉज में, केस लॉज जितने भी केसेस आए हैं कंज्यूमर के, उसमें किन किन लोगों को कंज्यूमर माना गया है मैं आपको भी ये भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हमें डिस्कस करना है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं एक डेफिनेशन और कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, एक डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन पे आऊँगा तो वहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें आपके तो वहाँ डिस्कस करूँगा। तो एक जो मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है हमारी? नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सेक्शन कौन सा है दोबारा बता देता हूँ आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 6। इसमें है कंप्लेंट की डेफिनेशन।
डेफिनेशन किसकी है? कंप्लेंट। ठीक है, बताऊं पूरी डेफिनेशन को? अब देखो, कंप्लेंट के डेफिनेशन में जितनी भी चीज़ें आएंगी ना, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। कंप्लेंट का मतलब आया एक एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, जो रिटर्न फॉर्म में दिए हों, मेड बाय ए कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दूं। ठीक है, समझा देता हूँ। देखो, आई यूज़ टू टेक क्लासेस, ठीक है, एक कॉलेज में क्लासेस लेता था दिल्ली में। तो ये बात है द ईयर 2012 की ये बात है। तो जिस कॉलेज में मैं क्लास लिया करता था, उस कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, राइट। एडमिशन लेने के बाद में क्या हुआ कि स्टूडेंट ने फ़ीस भी डिपॉजिट कर दी थी। कॉलेज की फ़ीस थी, इट वाज ए प्राइवेट कॉलेज, तो उस कॉलेज की फ़ीस जो थी वो अच्छी खासी थी। उसने एडमिशन लिया था बीबीए प्रोग्राम में। सो आई यूज टू टीच कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस लॉज, तब मैं पढ़ाया करता था। बहुत पुरानी बात हो गई ना, 2012। तो अब हुआ क्या कि एक दिन मैं कॉलेज के मैनेजमेंट से मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको जाना पड़ेगा, एक केस है हमारे पास, इसके लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्या केस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर केस ये है कि हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और फीस डिपॉजिट कर दी, और फीस उसने लगभग 2 लाख रुपए के अराउंड फीस डिपॉजिट की थी। 2 लाख रुपए के अराउंड फीस डिपॉजिट करने के बाद उस स्टूडेंट का एडमिशन हो गया आईपी यूनिवर्सिटी में। आईपी इज इंदिराप्रस्था यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में द्वारका में वो यूनिवर्सिटी है। नाउ आईपी जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, जिस विजिटिंग क्लासेस में वहाँ पे लिया करता था, विजिटिंग प्रोफेसर था मैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो कॉलेज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अब स्टूडेंट को लगा कि मेरा एडमिशन तो बेटर जगह पे हो गया है, आईपी में मेरा नंबर आ गया है। तो उसके फादर जो थे वो गवर्नमेंट में जर्नलिस्ट थे, राइट, गवर्नमेंट के पत्रकार थे, ठीक है, पत्रकार या जर्नलिस्ट बोल दो। उन्होंने कॉलेज को मेल लिखा, उन्होंने कॉलेज को मेल लिखकर ये कहा कि सर आप हमारी फ़ीस जो है वापस कर दो, ठीक है, यू कैन डिडक्ट द कॉशन मनी, अगर ऐसा कुछ है तो आप डिडक्शन कर लो, बाकी हमारी फ़ीस वापस दे दो, क्योंकि हमारे बेटे का एडमिशन जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी में हो गया है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टिन्यूइंग इन योर कॉलेज। कॉलेज ने कहा नहीं, फ़ीस तो हम वापस नहीं देंगे। कॉलेज ने फ़ीस देने से कर दिया मना। स्टूडेंट के फादर ने कहा मैं तो फ़ीस लेके रहूँगा। और स्टूडेंट के फादर ने पहले मेल किया कॉलेज को, कॉलेज से बात करने की कोशिश करी, और फाइनली स्टूडेंट के फादर ने क्या किया, कंज्यूमर फोरम में केस डाल दिया। किसके अगेंस्ट डाल दिया? कॉलेज के अगेंस्ट में केस डाल दिया। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे मेरे पास कई बार केसेस आए हैं कि जब लोग एक कॉलेज एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद दे गेट एडमिशन इन ए बेटर कॉलेज, उसके बाद जब अपनी फ़ीस का रिफ़ंड डिमांड करते हैं तो कॉलेज वाले रिफ़ंड देने में आनाकानी करते हैं, मना कर देते हैं कि राइट, कि दैट फीस कैन नॉट बी रिफंडेड एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो फिर कंज्यूमर फोरम में केस जाता है। तो मैं फिर इस केस में कंज्यूमर फोरम में गया था। इस केस का आगे क्या हुआ ये मत पूछना, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारा फोकस हमारे एक्ट पे होना चाहिए, ना केस पे कि सर उस केस में क्या हुआ, फिर उस केस में क्या हुआ, ठीक है। तो आपको मैं कई केसेस बता दूंगा। एक बार मैं गया था, दिल्ली की बात है, स्टेट कमीशन गया हुआ था। आई वॉज एट द स्टेट कमीशन। दिल्ली में स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जो है वो आसपास में ही है। दिल्ली में जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे ही है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में ही सारे कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर जो आपकी कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर एसोसिएशन जो है, नेशनल कमीशन जो है, इनकी जो कोर्ट बोल सकते हो आप, ये वहीं है प्रगति मैदान के पास में। तो वहाँ मैं गया था, तो एक केस था कैथे पैसिफिक। देयर इज एयरलाइंस कॉल्ड कैथे पैसिफिक। नाम सुना होगा आपने कैथे पैसिफिक के लिए। तो मैं कंपनी के बिहाफ पे गया था, और केस ये था, उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट थी कि एक कंज्यूमर ने एयरलाइंस के अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाया था कि उसने एयरलाइंस की टिकट ली थी, टिकट लेने के बाद में उसे ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना था, और ऑस्ट्रेलिया की जो फ़्लाइट थी वो वाया थाईलैंड थी। मतलब उसे इंडिया से पहले थाईलैंड जाना है, थाईलैंड से फिर ऑस्ट्रेलिया फ़्लाइट लेनी है। लेकिन थाईलैंड में क्या हुआ, जैसे वो पहुंचा तो वहाँ एयरलाइंस ने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और उसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, राइट। डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, जैसे कि कुछ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स थे, आईडी प्रूफ एंड ऑल दैट। तो एयरलाइन कंपनी ने मना कर दिया, सर यू कैन नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज योर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट।
तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, उसने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आता, आपने मुझे बताया नहीं। खैर एनीवेज वो कंज्यूमर वापस थाईलैंड से दिल्ली आया, दिल्ली से डॉक्यूमेंट्स लिए, अपने घर से डॉक्यूमेंट्स लिए, वापस थाईलैंड गया, थाईलैंड से ऑस्ट्रेलिया गया, और बाद में उसने कैथे पैसिफिक जो एयरलाइंस थी उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कंज्यूमर फोरम में। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, ये सारी बातें लिखी होती है कंप्लेंट में। किस में लिखी होती है? कंप्लेंट में। सो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट। मैं कई बार बात करता हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार 1-1 करोड़ तक के क्लेम मिले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की साइड से ना मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ। मान लो राइट लेग का ऑपरेशन करवाना था और हॉस्पिटल ने लेफ्ट लेग का ऑपरेशन कर दिया, तो वो केसेस भी टॉर्ट में कवर होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होते हैं, ऐसे केसेस भी कंज्यूमर फोरम्स में जाते हैं। मैं अनुराधा साहा का केस कई बार बताता हूँ, जिसमें 12 करोड़ का क्लेम मिला था उसके हस्बैंड को, 12 करोड़ का क्लेम, और उसके हस्बैंड ने फिर यही एक मुहिम बना ली, यही एक मिशन बना लिया कि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरीके के गलत ऑपरेशंस कर देती हैं, गलत ट्रीटमेंट कर देती है। अनुराधा साहा वाले केस में स्किन की प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट दिया था कैलकाटा के एक हॉस्पिटल ने, MRI शायद कैलकाटा का हॉस्पिटल था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो गलत ट्रीटमेंट की वजह से अगर पेशेंट की डेथ हो जाएगी तो भी उस केस में कौन लायबल होगा? हॉस्पिटल ही अल्टीमेटली लायबल होगा। लेकिन ये बातें साबित करनी पड़ेंगी, लेटर ऑन ये सारी बातें साबित करनी होंगी। बैंक कई बार क्या करता है कि किसी पर्सन का चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया, जबकि उसके अकाउंट में बैलेंस है, सारी चीज़ें कंज्यूमर साइड से बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी उसके अकाउंट से पैसा या तो डिडक्शन कर लिया बैंक ने, या कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी, चेक दिया था और बैंक ने उसको ऑनर करने से मना कर दिया। तो जब बैंक ये सब चीज़ें करता है, समझ रहे हो बात, बैंक ये सब चीज़ें करता है तो बैंक के अगेंस्ट भी केस फाइल होता है कंज्यूमर फोरम में। तो यहाँ कंप्लेन में 3 बातें लिखी जाती है, 3 में से कोई भी एक बात लिखी जा सकती है। जैसे कि ये बताया ना, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अब ये देखो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, देखो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयर नहीं है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयर नहीं है। जैसे कि जो सेलर है वो हमसे उस चीज़ के लिए भी चार्ज कर रहा है जो चीज़ हमें वो सेल नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट के लिए भी वो हमसे क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो लिखा हुआ है आगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और लिखा हुआ है क्या? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है ना। हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत से लोग तो क्या करते हैं, इसको अवॉइड ही कर देते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है या फिर RTP करा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करी है, आइदर UTP है, RTP है, तो वो केस फाइल कर सकता है। बस इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, हम इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि हमें सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें तो इसका एक्सपर्ट बनना है। और जितना ही मेरा नॉलेज है ना इसके बारे में, वो सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, तो तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। बट थोड़ी देर आपको मैं वेट करवाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अनफेयर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। बस अभी कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। गुड्स में क्या था, कोई ना कोई एक डिफेक्ट था। अब एक मेरा स्टूडेंट था, ये भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इस बात को भी काफ़ी साल हो गए, तो ही वॉज परसुइंग CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। उसने एक माइक्रोमैक्स कंपनी का फ़ोन खरीदा था, अब तो माइक्रोमैक्स के फ़ोन ही नहीं आते, तो उसने माइक्रोमैक्स का फ़ोन खरीदा, फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई और उसने कंपनी को बोला कि मुझे फ़ोन रिप्लेस कर दो, मैंने फ़ोन आपका लिया है, वारंटी में है। कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरा स्टूडेंट पहुंच गया कंज्यूमर फोरम, राइट, वो कंज्यूमर फोरम पहुंच गया। तो जब वो कंज्यूमर फोरम पहुंचा तो उसने खुद अपने हाथों से अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट किया। सो विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी लॉयर,
वो मेरे पास आया, मुझसे उसने सिर्फ कुछ गाइडलाइंस ली, लेकिन मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा नील था, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैंने उसे वर्बली कुछ अपनी सलाह मशवरा दे दिया। उसने नेट पे जाकर अपने आप डाउनलोड करके अपनी पूरी कंप्लेंट तैयार करी, रिटर्न फॉर्म में लेकर गया, कंज्यूमर फोरम में केस लड़ा उसने, राइट। सचिन अग्रवाल नाम था मेरे स्टूडेंट का। तो उसने केस लड़ा और केस लड़ने के बाद में उसने वो केस जीता, माइक्रोमैक्स कंपनी से केस जीता। और फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ये ऑर्डर्स दिए कि माइक्रोमैक्स जो कंपनी है वो उसको फ़ोन जो है वो नया फ़ोन अवेलेबल करवाए। और पता है फ़ोन की वैल्यू कितनी थी? 3000 3000 रुपये का फ़ोन था, बट ही डिड दैट। ये भी एक अच्छी बात है। सो गुड्स जो सफ़र किए उसमें कोई डिफेक्ट हो, वन और मोर डिफेक्ट्स हो, या फिर द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ हिम बाय सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। सर्विस में कोई डेफिशिएंसी, जैसे कि मैंने डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल की साइड से नेग्लिजेंस हुआ, बैंक की साइड से नेग्लिजेंस हुआ। फिर अगला पॉइंट, ए ट्रेडर और ए सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विस मेंशन्ड इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। ए प्राइस, कितना प्राइस लिया है? एक्सेस ऑफ द प्राइस जो है वो चार्ज किया है। जो प्राइस किस में मेंशन्ड है? वो प्राइस जो मेंशन्ड है किसमें? कंप्लेंट में मेंशन्ड है। जो उसने कंप्लेंट में प्राइस मेंशन किया है, बोला प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा तो ज़्यादा प्राइस चार्ज किया है। ऐसा बहुत जगहों पे मैंने देखा है। आई हैव सीन दिस एट मेनी प्लेसेस। एक एग्जांपल सुनो कि मेरे एक स्टूडेंट की मैं बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट, कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो कंज्यूमर फोरम के नीचे, जहाँ कंज्यूमर फोरम का ऑफिस है, उसी के नीचे शी बॉट सम कुछ प्रोडक्ट खरीदा, चिप्स वगैरह खाने के सामान खरीदा, और जो प्राइस मेंशन था उससे ज़्यादा प्राइस सेलर ने चार्ज किया। जो प्राइस मेंशन था उससे ज़्यादा चार्ज किया। तो शी सेड कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो पता है क्या रिप्लाई आया सेलर का? जो वहाँ पे एक लेडी थी उसका रिप्लाई आया कि ऊपर कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर दो। शी सेड ऊपर कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर दो। तो हमारे देश में ऐसा भी होता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक बार केदारनाथ गया हुआ था, केदारनाथ, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। तो केदारनाथ में क्या हुआ कि मतलब जब हम वहाँ पे जब चढ़ाई हो रही होती है ना, जब केदारनाथ जाने के लिए 14-15 किलोमीटर्स आपको पैदल चढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट चलना नहीं, चढ़ना पड़ता है आपको पहाड़ों पे। तो जब वो चढ़ाई चल रही थी तो मैं, सब लोग अलग अलग हो गए थे, मेरे पापा वगैरह वो लोग आगे निकल गए थे, फैमिली मेम्बर्स, और मैं अकेला ही जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि मिडवे में रास्ते में ही जाते हुए मैं मेरी ग्रैंड मदर मुझे मिल गई, ठीक है। मेरी दादी जा रही थी, तो मेरी दादी को ना वहाँ पे वो एक पालकी सिस्टम होता है, पालकी में लेके जा रहे थे 4 लोग, पालकी में बिठा के। और ऐसे ही मेरी बुआ जी को भी पालकी में बिठा के ले जा रहे थे। बट उनको चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था, उनको चाय पीने का, लेकिन कोई आसपास था नहीं फैमिली का। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, मैं ऐसी मस्ती में चलता चलता वहाँ जा रहा था, रास्ते में मुझे वो लोग मिल गए। सो मैं उनके लिए, मैंने कुछ खाने की चीज़ें, उनको चाय वगैरह मैंने उनके लिए लेकर दी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि तब मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया था। ये बहुत साल पुरानी बात है, फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया था और उसके लिए मुझसे शायद डबल प्राइस चार्ज किया गया था। तो ये डबल प्राइस चार्ज करने वाले इंसिडेंट्स हमने बहुत जगह देखे हैं। आपने, मैंने, हमारे आसपास होते ही रहते हैं, हाईवेज़ के ऊपर होते हैं। अगर हाईवे पे कई बार जाते हैं ना, बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तब बस वाला जहाँ रोक देगा, जिस रेस्टोरेंट में, जिस शॉप के आगे वो रोकेगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। वो बोलते हैं जो करना है कर लो, इतने प्राइस में देंगे हम तो ऐसा हमारे देश में होता है। तो फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ। तो एनी लॉ का मतलब, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसके अंडर गवर्नमेंट जो है ना, वो गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स कर सकती है। कोरोना टाइम पे, कोरोना क्राइसिस और जब लॉकडाउन हुआ, तब गवर्नमेंट ने मास्क का प्राइस फिक्स किया था, याद है आपको? मास्क का प्राइस, सैनिटाइजर का प्राइस, किस प्राइस पे सेल होगा, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। तो वो गवर्नमेंट कौन से लॉ में फिक्स करती है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। एक एग्जांपल तो ये है। तो अगर उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया गया तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। फिर लिखा हुआ है ना क्या? डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेन्ड सच गुड्स, गुड्स पे या कोई पैकेज जिसमें गुड्स कंटेन्ड है उसके ऊपर। हाँ, ये इसका भी एग्जांपल सुन लो। मैंने फ्लिपकार्ट से, राइट, एक पतंजलि जो कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट आता है जिसमें आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास जूस का कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आंवला, एलोवेरा एंड व्हीट ग्रास जूस।
ये मिलता है पतंजलि का, ये पतंजलि का ही आता है ना, पतंजलि का ही मैं परचेज़ करता हूँ। और कोरोना टाइम पे इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप आंवला का जूस जो है, राइट, वो आप पियो। तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया, तो फ्लिपकार्ट से मैंने इसको ऑर्डर किया तो इसकी प्राइस थी 100 रुपीज़। जब मैंने पतंजलि से बाय किया 100 रुपीज़ थी। लेबल पे जब मैंने देखा प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर तो प्राइस थी 100 रुपीज़। फ्लिपकार्ट से पहली बार में मैंने जब परचेज़ किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल नहीं रहा था, तो आई हैड टू पे 230 रुपीज़, 230 रुपये, मतलब 100 रुपये की चीज़ के 230 रुपये फ्लिपकार्ट ने मुझसे चार्ज किए। जब मैंने इसी प्रोडक्ट को एक बार फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से जब मैंने इसके बाद फिर ऑर्डर किया तो मैंने 2 मंगवाए, 2 इसके मैंने बॉटल्स मंगवाई एंड आई हैड टू पे 630 रुपीज़। मतलब इस बार मुझसे 310 रुपये चार्ज किए फ्लिपकार्ट ने, 315 रुपये, मतलब 100 रुपये की चीज़ के 3 टाइम प्राइस चार्ज किया। अब आप बोलोगे सर आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर केस फाइल क्यों नहीं किया, आप तो खुद लॉयर हो, आप कंज्यूमर फोरम में क्यों नहीं गए? येस, आई नो आई कैन डू दैट, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बिल भी है, रिकॉर्ड्स भी हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो अलग बात है, उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे केस फाइल करना नहीं थी कि मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूँ इस चीज़ के ऊपर कि फ्लिपकार्ट से मुझे पैसा लेना है, कॉम्पनसेशन लेना है कि फ्लिपकार्ट ने 100 रुपये जिस पे लिखा था प्रोडक्ट के ऊपर उसका मुझसे इतना प्राइस चार्ज किया। जब मैंने मंगवाया, प्रोडक्ट आया मेरे पास, जब प्रोडक्ट मेरे पास में आया तब उसके डब्बे के ऊपर भी 100 रुपीज़ ही लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, और मेरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि जब लोग सिनेमा हॉल, पिक्चर हॉल, पीवीआर, मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं तो वहाँ पे पॉपकॉर्न का कितना प्राइस चार्ज किया जाता है? ये क्वेश्चन दिमाग में आया था? अभी आना चाहिए था, नहीं आया? चलो अब मैं बता देता हूँ कि जब लोग ऐसे सिनेमा हॉल में जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न के लिए दे पे समवेयर अराउंड 300, 350 इतना पैसा लग जाता है एक बार में, है ना। या अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करते हो जिसमें कि आपको एक वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए वो आपसे इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। तो वो एक्सेस प्राइस चार्ज करना नहीं है क्या? कंज्यूमर फोरम से इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते? द आंसर इज़ नो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको पॉपकॉर्न किसी लेबल या किसी पैकेट में नहीं दे रहे हैं, आपको पॉपकॉर्न जो अलग से सर्व कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि 5 स्टार में ना, 5 स्टार में जब आप जाते हो तो 5 स्टार में आप खाने के लिए जो प्राइस चार्ज करते हो, आप ढाबे के ऊपर वही खाना आप शायद बहुत कम प्राइस में खा सकते हो, या किसी ढंग के रेस्टोरेंट में भी आप वो खाना बहुत कम प्राइस पे, रीजनल प्राइस पे खा सकते हो। बट 5 स्टार्स में आप उसके 5-10 टाइम्स पे करते हो, क्योंकि 5 स्टार में आप उसकी सर्विस के लिए जा रहे हो, आप खाने के लिए नहीं जा रहे हो। यू आर गोइंग देयर फॉर दैट हॉस्पिटैलिटी, वो इन्वायरमेंट आपके लिए, वो वहाँ पे क्राइटेरिया है। Food is not the criteria there to differentiate the service. Is that clear? एक बार मैंने डोमिनोज से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली थी, ठीक है। मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल था और मेरी क्लास शुरू होने वाली थी, फेस टू फेस क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली थी, और मेरा इतना बिजी स्केड्यूल था कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, और गर्मी का टाइम था एंड आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। तो जैसे ही मैंने अपनी क्लासेस लेने के लिए जब मैं सेंटर पे पहुंचा जहाँ मेरी क्लासेस थी, तो वहाँ नीचे ही दिल्ली में द्वारका एरिया में नीचे ही डोमिनोज था। डोमिनोज से मैंने बॉटल ली, कोक की बॉटल ली, और मैं लेके चला गया क्लास लेने से पहले। आई थॉट कि मैं कोका कोला पी लूँगा नाउ। तो उसने मुझसे 50 रुपीज़ चार्ज किया। कितने चार्ज किया? 50 रुपीज़ चार्ज किया। तो जब मैंने बॉटल पे देखा तो प्राइस 50 रुपीज़ ही लिखा हुआ था, जबकि सेम वही बॉटल अगर सेल की जाए किसी नॉर्मल शॉप पे तो उसका चार्ज लगता है 35 रुपीज़, 34, 35, बस इतना ही प्राइस लगेगा, वहाँ पे 50 रुपये। लेकिन उस बॉटल के ऊपर क्लियरली गिवन था कि इसकी प्राइस होगी 50 रुपीज़, एक डोमिनोज से अगर बिकेगा तो वहाँ पे ये कोई गलत चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर लेबल के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है कितना, 50 रुपये उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, कंप्लेन फाइल करने के, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, फिर बताया गुड्स जो खरीदे हैं वो डिफेक्ट्स हैं, फिर तीसरा सर्विस जो हायर किया उसमें डेफिशिएंसी है। डिफेक्ट हमेशा गुड्स में होता है, डेफिशिएंसी हमेशा सर्विस में होती है। फिर प्राइस जो चार्ज किया है वो ज़्यादा चार्ज किया है। उसके बाद जो गुड्स हैं दे आर हैजार्डस टू लाइफ। अब हैजार्डस टू लाइफ का मतलब क्या होता है? डेंजरस टू लाइफ एंड सेफ्टी। तो ऐसे गुड्स जैसे कि मैगी का एग्जांपल ले लो कि मैगी के लिए कहा गया था कि मैगी जो है वो हैजार्डस है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें MSG की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है।
राइट। और दैट इज़ द रीज़न कि जब गुटखा सेल होता है, पान मसाला सेल होता है, तो उसके ऊपर पहले से वार्निंग गिवन होती है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग गिवन होती है दैट स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? फिर या वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड विथ और बाय अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर द ट्रेडर नोज दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक। तो जो पब्लिक के लिए क्या हो, व्हेन दे आर अनसेफ टू द पब्लिक। दिस सर्विसेज विच आर हैजार्डस और likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by a person who provides any service and who knows it to be injurious to life and safety। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिगरेट कंपनीज के ऊपर केस फाइल कर देंगे। हम ये बोलेंगे कि जितने भी जैसे कि आईटीसी जो है, आईटीसी सिगरेट बनाती है, तो हम बोल दें उसके ऊपर केस फाइल कर दो क्योंकि आप जो गुड्स सेल कर रहे हो वो क्या है, वो हैजार्डस है। वो हैजार्डस है तो उसके ऊपर पहले वो वार्निंग देते हैं, दे गिव क्लियर कट वार्निंग अबाउट इट। और वो क्लियर कट वार्निंग देकर बोलते हैं कि भाई ये तो है। अगर कोई वार्निंग ना दे और हैजार्डस हो तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छे केस स्टडी मुझे याद आ गई। यूएस में ना जॉनसन एंड जॉनसन को करोड़ में कॉम्पनसेशन देना पड़ा था। ये केस आप चाहे सर्च कर लेना, वो गूगल में मिल जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी जो है, जो बेबीज़ के लिए ना बनाती है, छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स जो बनाती है, पाउडर्स बनाती है, सोप बनाती है। तो केस क्या था जॉनसन एंड जॉनसन का, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे केस बेसिकली था जॉनसन एंड जॉनसन का, दैट जॉनसन एंड जॉनसन का J&J का पाउडर यूज़ करने की वजह से एक लेडी को कैंसर हो गया था, ठीक है। और कैंसर हो गया था और इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि क्यों जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ा था। तो यहाँ पे यही पॉइंट आया ना कि आपने बताया ही नहीं कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विसेज हैं ये हैजार्डस हो सकती हैं, और बाद में कंपनी इस बात को एक्सेप्ट किया और कॉम्पनसेशन पे किया। राइट? आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ आपको? समझ में आ गई आपको कंप्लेंट की डेफिनेशन पूरी तरीके से? कंप्लेंट में बेसिकली आप याद रखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सॉरी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, असिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। फिर गुड्स में डेफिशिएंसी है, गुड्स में डिफेक्ट है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गुड्स में डिफेक्ट है, सर्विस में डेफिशिएंसी है। फिर प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज किया है। उसके बाद गुड्स जो हैं वो हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी है। फिर सर्विसेज जो हैं वो हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी है ऑफ द पब्लिक हु प्रोवाइड्स एनी सर्विस एंड नोज इट इज बी इंजूरियस टू लाइफ एंड सेफ्टी। इज दैट क्लियर? उसके बाद ए क्लेम फॉर प्रोडक्ट liability action lies against the product manufacturer, product seller or product service provider as the case may be। A claim for product liability action मतलब product liability action lies against the product manufacturer, product seller or product service provider as the case may be। तो जो product liability है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आ गया। आप बोलोगे तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऐसे सारे एड्स दिखा दूंगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस के पहले एक्स जो डिओडेंट है, जो HUL का प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, XDO का पहले ऐड आते थे और उसमें बड़े बड़े क्लेम होते थे कि एक्स का DO लगाने से ये हो गया वो हो गया। तो एक्स के DO के अगेंस्ट में भी कंज्यूमर फोरम में केस फाइल हुए थे कि आपके DO लगाने से जो रिजल्ट आपने ऑफर किया ना, रिजल्ट कुछ नहीं हो रहे। कि एक लड़के ने एक्स का DO लगाया और उसके बाद में मतलब गर्ल्स आर दे आर रनिंग आफ्टर हिम, दे आर चेजिंग हिम। तो ये भी केसेस हुए थे, राइट। ऐसे बहुत सारी कंपनीज जिनके ऐसे ऐसे फेक क्लेम्स आते ही रहते हैं। नाउ एनीवेज, ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, पूरा का पूरा कंप्लेंट को डिस्कस कर लिया। अगली जो डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है वो डेफिनेशन किसकी है? डेफिनेशन है कंज्यूमर की, ठीक है। और ये जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, ट्रस्ट मी, इसको हम केस लॉस के साथ भी डिस्कस करेंगे। और इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है। पहले एग्जाम में आ चुका है, अब भी आ सकता है।
तो कंज्यूमर की डेफिनेशन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पे जो केस लॉ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से समझना। अब आपको पता है कि जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन कंपटीशन एक्ट में भी गिवन है, और कंज्यूमर की डेफिनेशन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी गिवन है। 1986 वाले लॉ में भी कंज्यूमर की डेफिनेशन गिवन थी और 2019 वाले लॉ में भी कंज्यूमर की डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो डेफिनेशन 1986 वाले लॉ में थी, सेम उसी डेफिनेशन को 2019 वाले लॉ में कॉपी पेस्ट कर दिया। बट डिफरेंस ये जानना है कि कंज्यूमर की डेफिनेशन जो कंपटीशन एक्ट में गिवन है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गिवन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस जाने बिना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझना नामुमकिन है, वरना कंफ्यूजन्स में घूमते रहोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सेम डेफिनेशन है जो 1986 वाले लॉ में थी, ये सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस डेफिनेशन में और जो कंपटीशन एक्ट में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में। अभी क्या डिफरेंस है समझो। डिफरेंस ये है कि वो लोग जो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को परचेज करते हैं, वो लोग जो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को यूज खरीदते हैं, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर नहीं होते अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो लोग जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डीलर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जो दूसरे गुड्स खरीद के बेच रहे हैं, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, अगर मैं उनकी बात करूं, वो लोग कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कमर्शियल पर्पस के लिए कौन खरीद रहा है, हु इज बाइंग द गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस। एक पर्सन एक कैब खरीदता है, 2 कैब खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, मैं कैब नहीं बोलूंगा, गाड़ी खरीदता है, और 3 कार परचेज करता है, और उसका पर्पस है कि इनको मैं ड्राइवर को अपॉइंट करूंगा और तीनों ड्राइवर्स मेरी कैब को ड्राइव करेंगे। ओला में इसको मैं लगा दूंगा, ओला में, उबर में, जिस भी कंपनी में चाहूँगा उन कंपनीज में इन कैब्स को मैं अटैच करवा दूंगा और मेरी इनकम आएगी। नाउ यहाँ जो उस पर्सन ने 3 गाड़ियाँ जो खरीदी है, 3 कार जो खरीदी है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होता, बिकॉज दिस इज कमर्शियल पर्पस। ये पर्पस क्या है? कमर्शियल पर्पस है। अब गाड़ी पे कमर्शियल नंबर होगा, कमर्शियल नंबर की कार होगी और उससे वो पैसा अर्न करेगा, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस जाने के लिए कार खरीदता है, कॉलेज जाने के लिए कार खरीदता है, कहीं भी जाने के लिए, फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए कार खरीदता है, खुद उसको यूज़ करेगा, ड्राइवर को रख रहा है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, लेकिन ड्राइवर उसके लिए ड्राइव कर रहा है जिस पर्सन ने गाड़ी को खरीदा है, उसकी फैमिली के लिए ड्राइव कर रहा है, तो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये देखो, कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज। ठीक है, यहां एक छोटा सा करेक्शन मैं आपको करवा देता हूं, हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आया कि वो क्या दे रहा है? कंसिडरेशन दे रहा है। कंसिडरेशन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, कंसिडरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या दिया गया है। तो जब कोई चीज़ कोई फ्री में लेता है ना, गिफ्ट में लेता है, वो कभी भी कंज्यूमर नहीं बनता, याद रखो। पहली बात क्या मैंने आपको बताई कि जब कोई भी पर्सन कोई चीज़, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंसीडरेशन, ये लिखा मैंने फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मुझे इस डेफिनेशन के बहुत सारे पार्ट्स आपको समझाने हैं, इसके बहुत सारे एलिमेंट समझाने हैं। तो कंसीडरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कंसीडरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया सबसे पहले, समथिंग इन रिटर्न, ये मैंने लिखा। तो कंसीडरेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये देखो, आपने जो बदले में पैसा दिया वो कंसीडरेशन है, आपको बदले में जो सर्विसेज मिली वो आपके लिए कंसीडरेशन है। आपने 5 लाख रुपए की पेमेंट करी और बदले में गाड़ी ले ली, तो 5 लाख रुपए सामने वाले के लिए कंसीडरेशन है और आपके लिए गाड़ी कंसीडरेशन है। आप कंज्यूमर हो ना, तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? द कार इज कंसीडरेशन फॉर यू एंड द मनी विच यू हैव पेड फॉर द कार इज कंसीडरेशन फॉर द सेलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक बात, यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि कुछ चीज़ें फ्री में भी मिल जाती हैं। देयर आर सम थिंग्स
गिवन फॉर फ्री। तो जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो याद रखना नो कंसिडरेशन नो कंज्यूमर। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिल जाती है, वो भी आज के टाइम? तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है, इफ समबडी इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते सर्विसेज के लिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर चार्ज नहीं कर रहा तो आप बोलोगे मैं टैक्स तो पे करता हूँ ना। तो याद रखना इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, केस स्टडी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओल्ड से ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता था, बहुत साल पहले क्वेश्चन आता था। तो क्या पता दोबारा आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। तो याद रखो जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता आपकी सर्विसेज के लिए जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही है। गवर्नमेंट आपको कोई भी इसेंशियल सर्विसेज दे रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बोलोगे मैंने टैक्स दिया है बदले में गवर्नमेंट को और मेरा टैक्स जो है उसको कंसिडरेशन माना जाए। आंसर इज नो। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में, याद रखना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल नहीं हो सकता। लिखकर बता रहा हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं हो सकता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। प्राइवेट हॉस्पिटल के अगेंस्ट हो सकता है, 110% हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां आप बहुत अच्छी फीस पे करते हो। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन और साथ में लिखा हुआ है विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो अब ये पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड क्या है ये सुन लो, समझ लो। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो EMI पे बाय किया है, किस पे बाय किया है, EMI पे बाय किया है, या फिर मैं बोल दूं क्रेडिट पे बाय किया है, क्रेडिट कार्ड से बाय किया है, या फिर मैं बोल दूं कि 50% 40% पेमेंट कर दी एडवांस। समझ रहे हो बात, 50% मान लो एडवांस कर दी और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग इज ड्यू। ये बोल दिया ठीक है मैं आपको बाद में दे दूंगा। हमारी कंट्री में तो ऐसा बहुत होता है कि लोग क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं। तो अगर कोई क्रेडिट पे भी गुड्स खरीद रहा है तो उसे भी हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना डेफर्ड पेमेंट, तो मतलब इंस्टॉलमेंट में लेना, क्रेडिट कार्ड से लेना, EMI ऑप्शन के थ्रू खरीद रहा है, तो उसको भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? और साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड इंक्लूड्स एनी सच गुड्स अदर देन द पर्सन who buy such goods for consideration paid or promised, or partly paid or partly promised under any system of deferred payment। ठीक है, नाउ ठीक है। और देखो साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब ही बता रहा हूँ, लेकिन साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ये लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो इस पर्पस के लिए लेगा, वो किस में कवर होगा, वो पर्सन कवर होगा कंपटीशन एक्ट में, वो कवर होगा कंपटीशन एक्ट में। अब यहां पे जो लिखा हुआ है ना, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड्स, मतलब कोई और पर्सन भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ सकता है जिसने गुड्स खरीदा उसके अलावा। ये देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो, फादर ने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, ये देखो, तो फादर ने पेमेंट किया कार कंपनी को, एंड ही बॉट ए न्यू कार। तो आपके फादर या आपकी मम्मी, आपकी फैमिली में कोई भी आपके लिए एक नई कार लेकर आता है, एक नई फरारी आपके लिए खरीदी है, फरारी, बेंटले, ठीक है।
जो भी आपको पसंद हो, जैगवार खरीद ली, न्यू कार लेकर आया और वो आपको गिफ्ट कर दी, तो वो अपने डॉटर को, अपनी बेटी को या अपने बेटे को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ जो डॉटर या सन है उन्होंने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट करी पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स ने पेमेंट करी है और बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो भी उन्हें हम क्या बोल देंगे, उन्हें हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल कर लेंगे। अब आपके लिए मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया हो मान लो, तो आपके पापा ने पैसे दिए हो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के लिए। कई बार गिफ्ट भी तो कर देते हैं ना, गिफ्ट कर देते हैं। फैमिली मेम्बर्स बर्थडे पे कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर दी, कोई बाइक गिफ्ट कर दी, कार गिफ्ट कर दी, फ़ोन गिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ कर रहा है उस पर्सन की कॉन्सेंट से, सहमति से, जिसने उसको परचेज किया था, तो वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर है? फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है हायर्स और अवेल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हायर करना, तो परचेज नहीं किया है लेकिन हायर किया है, या एक लिया है अवेल। अब अवेल होता है रेंडर का अपोजिट, रेंडर का अपोजिट होता है अवेल। रेंडर मतलब सर्विसेज देना, अवेल मतलब सर्विसेज लेना। जैसे 5 स्टार में गए तो आप उनका जो रूम यूज़ कर रहे हो, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी आपको मिल रही है, वो हुआ अवेल करना, और आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंडर करना। फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एंड एनी बेनिफिशरी। बेनिफिशरी मतलब जो उसका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑफ सच सर्विसेज अदर देन द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ द सर्विस for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under system of deferred payment, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। when such services are availed of with the approval of the first mentioned person। तो आप कहीं घूमने गए और पापा ने आपके लिए होटल की बुकिंग करवा दी और पापा ने आपके बिहाफ पे सारी पेमेंट कर दी, होटल में स्टे की सारी पेमेंट पापा ने कर दी। आप इंडिया के बाहर घूमने गए और आपके पापा ने, चलो इस बार चेंज करते हैं, आपकी मम्मी पापा इंडिया से बाहर घूमने का पूरा ट्रिप आपने स्पॉन्सर किया, पूरा का पूरा ट्रिप आपने स्पॉन्सर किया, सारा पैसा आपने लगाया, लेकिन आपकी मर्ज़ी से आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स इंडिया के बाहर फ़ॉरेन घूम के आएँ, तो यहाँ वो भी क्या बन जाएंगे, वो आपकी कंसेंट से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बन जाएंगे क्या, वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल किए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? लेकिन जो लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं करते। अब यहाँ मैं आपको अगर कमर्शियल पर्पज़ का एग्जाम्पल दूँ, सो आपने सुना होगा ओयो का, आपने ओयो के बारे में सुना होगा, आपने मेक माई ट्रिप के बारे में सुना होगा। तो ओयो, मेक माई ट्रिप, ये सब कंपनीज़ क्या करती हैं, ये होटल्स के रूम बुक कर लेती हैं और बाद में उनको रीसेल करती हैं। ठीक है, बुक माई शो जो कि अलग अलग शोज़ की, मूवीज़ की टिकट सेल करती हैं, तो ऐसी कंपनीज़ क्या करती हैं, फिर वो उसको वापस बाद में रीसेल करती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में कवर होती हैं, ये सारी चीज़ें रीसेल में कवर होती हैं, रीसेल। तो ये कभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। इज़ दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो देखो, मैंने अभी सिर्फ कंज्यूमर की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, अभी मैंने केस लॉस को और एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी 10-15 मिनट का डिस्कशन और करना है अच्छे से। तो ये जो डिस्कशन है ये मैं डिस्कशन करूँगा अगले लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अगले लेक्चर में मैं पूरा का पूरा कंज्यूमर के बारे में केस लॉस के साथ और डिस्कशन करूँगा। राइट? थैंक यू सो मच।